हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से इजी कंसेप्ट चैनल में बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो मैंने जैसे ही बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में कि मैं जो भी लेकर के आऊँगा, तो इसके बाद 10th क्लास के संस्कृत यानी कि ट्यूशन के दूसरा चैप्टर पाटलिपुत्र वैभव के साथ लेकर के आऊँगा। तो मैं एक और धमाका के साथ मैं आप लोगों को ज़बरदस्त तरीके से इस पाटलिपुत्र वैभव पाठ को पढ़ाऊंगा और उस पाठ को आप लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे और जो मैं पढ़ाऊंगा बस उसी के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं जो परीक्षा में आप बेहिचक उसका उत्तर देकर आएंगे। और इतना ही नहीं, एक से बढ़कर एक जबरदस्त तरीके के साथ, ट्रिक के साथ आप लोगों को संस्कृत अनुवाद बनाने के लिए सिखाया जाएगा और इसके साथ साथ धमाकेदार ट्रिक के साथ आपको शब्द रूप, धातु रूप, संधि विच्छेद और समास भी मैं सिखाऊंगा। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और लास्ट तक रहिए और पढ़िए, समझिए और देखिए, मैं गारंटी देता हूं कि जो मैं पढ़ा दूंगा ठीक उसके साथ उसी के अंतर्गत से आप पढ़ लेंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो मैं बताऊंगा उसी के अंतर्गत आप पढ़िएगा। मैं गारंटी देता हूं कि जो आप परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रश्न का उत्तर आप बेहिचक देंगे। तो चलिए, मैं आप लोगों को आज पाटलिपुत्र वैभव यानी कि हम लोग पाटना भ्रमण के साथ चलेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी रेडी हो जाइए, बस तुरंत ही बस हम लोग चलेंगे पाटना भ्रमण के पास, साथ पटना का भ्रमण करेंगे और पटना के बारे में जानेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और क्या है उसके बारे में। तो चलिए, मैं उसके साथ लेकर चलिए। तो अब हम लोग इस पटना भ्रमण की तरफ चल चुके हैं। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पाटलिपुत्र वैभव पाठ जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पाटलिपुत्र वैभव पाठ, यानी कि पाटलिपुत्र जिस पटना के नाम से अभी हम लोग उस शहर को जानते हैं, नगर को जानते हैं, उसका पुराना नाम पाटलिपुत्र, लेकिन यहाँ पे वैभव शब्द लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? वैभव। तो वैभव का अर्थ होता है अपने आप में एक गौरवशाली, गौरवान्वित होना, यानी कि जो स्थान, जो व्यक्ति, जो जगह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है, कुछ ऐसे ऐसे चीजों से उसका महत्व बढ़ जाता है, वो अपने आप में उसी को गौरवान्वित कहते हैं, जिसके वजह से वैभव शब्द लगा हुआ है। तो ये पाटलिपुत्र वैभव पाठ में हम लोग सबसे पहले पटना के परिचय के बारे में जानेंगे कि आखिर इसमें बताया क्या गया है, हम लोग क्या जानेंगे। तो चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधार्य। क्या बताया मैंने? कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधार्य। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र पुराने समय से यानी कि प्राचीन समय से अपना महत्व लेकर आया है, यानी कि अपना शुरू से अभी तक अपना महत्व जो है धारण किए हुए और हमेशा अपने आप में एक अच्छा महत्व और गौरवान्वित होते आया है और होते रहा है। और अभी तक जो पटना का विस्तार इतना हुआ है, जो इसमें बताया गया है कि अस्य इतिहास सहस्त्रद्वय वर्ष परिमित वर्तते, इसका इतिहास 2500 वर्ष का है। यानी कि ऐसे तो कहा जाता है कि इसका इतिहास 2000 के आसपास माना जाता है, इसी पर कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये 2000 वर्ष के आसपास नहीं बल्कि पूरे क्लियरली 2500 का इतिहास माना जाता है। यानी कि इसका इतिहास, किसका इतिहास? तो पाटलिपुत्र वैभव, पाटलिपुत्र अर्थात पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे इस लाइन में बताया गया है कि अत्र धार्मिक क्षेत्र, नागरिक, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र च विशेष ध्यान आकर्षण। यह जो है, यह नगर धार्मिक क्षेत्र से, राजनीतिक क्षेत्र से और उद्योग क्षेत्र से विशेष रूप से अपना ध्यान जो है लोगों को अपने तरफ आकर्षित किया है। ठीक है, उसके बाद बताया गया है कि वैदेशिका यानी कि विदेशी, विदेशी किसको कहते हैं? जो दूसरे देश से भ्रमण अलग देश में करने आते हैं, वो उसको विदेशी कहते हैं। यानी कि एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में चला गया है भ्रमण करने, घूमने, रहने, उसको हम विदेशी कहते हैं। तो ठीक यहाँ पे बताया गया कि वैदेशिका यात्रिणां में स्थानिश फायान हुएंसां इति संप्रभृत्य पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रुः। इसका मतलब यह हुआ कि विदेशी यात्री यानी कि विदेश के यात्रा करने वाले व्यक्ति
जो मेगास्थनीज फाइहान हुएनसांग अपने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है, बताया है। अब इसी से हम लोग अंदाजा लगा लेंगे कि दूसरे देश का व्यक्ति आखिर ये पाटलिपुत्र कितना महत्व अपने आप में रखता है, अपने आप में कितना गौरव है कि उसका वर्णन ये विदेश यात्री ने अपने अपने ग्रंथ में ये लोग किए हैं। ठीक, तो देखिए इसके बाद बताया गया है कि पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। इट मीन्स पाटलिपुत्र वैभव का समान परिचय, यानी कि पाटलिपुत्र अर्थात पटना का जो है परिचय इस पाठ में हम लोग देंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पटना के बारे में क्या बताया गया है, अर्थात पटना के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे, समझेंगे कि आखिर वो किस प्रकार से अपने आप में प्राचीन यानी कि पुराने समय से, प्राचीन काल से ही वो अपने आप में महत्व धारण किए हुए है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हम चलते हैं अगला स्टेंजा के पास, यानी कि लिखा हुआ है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरम संतम पाटलिपुत्र गंगम वस्य द्विचित्रम महानगरम बभुव। प्राचीन भारतीय नगरों में, प्राचीनेषु का मतलब होता है प्राचीन ही बोलेंगे उसको, प्राचीन भारतीय नगरों में पाटलिपुत्र जो गंगा नदी के किनारे बसी हुई है वह एक महानगरी है। क्या है? पाटलिपुत्र एक महानगर के नाम से जाना जाता है, महानगर है ही। तो दो विषय दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीतिम ताख्य काव्य कथयति। देखिए यहाँ बहुत ही मतलब कि जोरदार धमाकेदार के साथ समझने वाली बात है, यहीं पे आपका ऑब्जेक्टिव बनने वाला है। ये लिखा हुआ है दामोदर गुप्तो, दामोदर गुप्त नाम का एक कवि है जिन्होंने अपने काव्य कूटनीतिम काव्य में कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सबसे पहले आप याद रख लेंगे कि कूटनीतिम काव्य की रचनाकार कौन है? तो दामोदर गुप्त। यहीं पे आपका ऑब्जेक्टिव बन गया। तो उन्होंने अपने काव्य में बताया है कि अस्ति महित लतिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुंद्रम अस्यानम। इसका मतलब हुआ कि दामोदर गुप्त कवि ने अपने ग्रंथ कूटनीतिम ताख्य में यानी कि कूटनीतिम काव्य में कहा है कि यह पटना जो पाटलिपुत्र है यह पृथ्वी का मणि मुकुट है। क्या है? मणि मुकुट, पृथ्वी का यह मणि मुकुट है, ये दामोदर गुप्त ने अपने काव्य में कहा है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि सरस्वती कुलगृह यानी कि यहाँ पे विद्वानों का वास है, एक से बढ़कर एक विद्वान, जैसे कि हम जानते हैं पाणिनि जिन्होंने ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण की रचना की, और इनके साथ साथ उर्वशी पतंजलि जैसे विद्वान नो का पढ़ाई शिक्षा जो होती है यहीं से पटना से मिला। इन लोगों ने पटना से ही ख्याति प्राप्त की। इस वजह से इन्होंने बताया, इस बात से साबित हो रहा है कि पटना जो है सरस्वती कुलगृह यानी कि सरस्वती यानी कि जहाँ पे शिक्षा का स्थान रहा, विद्वानों का पास, इसलिए वहां पे कहा गया कि सरस्वती कुलगृह यानी कि महानगर है। अर्थात पृथ्वी पर ये पाटलिपुत्र जो है मणि मुकुट के समान एक ऐसा महानगर है जिस महानगर में विद्वानों का वास रहा है, यानी कि विद्वान लोग रहे हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ बताया गया कि नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुत्र दर्शन्याम। इसका मतलब हुआ यहाँ पे बताया गया कि पाटलिपुत्र, इतना ही नहीं, यह इंद्रलोक के स्थान के समान, यानी कि इंद्रलोक जो है, इंद्रलोक का जो स्थान होता है वह स्वर्ग होता है, उस स्वर्ग से भी सुंदर पाटलिपुत्र है। अब इतना बताइए, और इतना जो ये अपने काव्य में बताया इन्होंने, अब इससे बढ़कर क्या चाहिए? अर्थात ये पटना जो अपने आप में स्वर्ग से भी बढ़कर स्थान हासिल किया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। अब इसके बाद अगले स्टेजा में क्या कहता है, इतना पर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं गारंटी कहता हूं कि जो भी बात बताया गया है इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जिस तरह से आएगा, ये मैं जो बात बताया उस बात को ध्यान देंगे तो आप लोग निश्चित रूप से परीक्षा में उस प्रश्न का पैराग्राफ में बताया गया है। इतिहासे श्रूयते यत् गंगाया तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत्। इसका मतलब हुआ कि इतिहास से सुना जाता है कि गंगा नदी के किनारे बुद्ध काल में यानी कि भगवान बुद्ध काल के समय में यह पाटली ग्राम नाम का एक गांव स्थित था। ठीक, यत्र च भगवान बुद्ध
बहुकृत्व समागत तेन कथितम आसीत् यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति। यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार आए थे। तेन यानी कि उन्होंने ही कहा था कि यह गांव एक महानगर होगा। जैसे भविष्यति का मतलब होगा। ये लिरिट लकार की धातु रूप हो, भू धातु से। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतात् भविष्यति। लेकिन कलह के, आग से, बाढ़ से यानी जलपुरस्य अर्थात बाढ़ के भय से हमेशा प्रभावित होता रहेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, काला आंतरणेन पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथितम। समय के बाद कुछ समय बीतता गया, बीतने के बाद उस पाटलिग्राम का नाम जो है पाटलिपुत्र के नाम में प्रचलित हुआ, यानी कि बदलाव हुआ। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा दीति। इसका मतलब हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल, चंद्रगुप्त मौर्य शासन एक शासक थे, उनके काल में इस नगर का, किस नगर, पाटलिपुत्र का जो है शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही अति उत्तम थी। ठीक। यूनान राजदूत यानी कि यूनान के राजदूत, यूनान राजदूत मेगास्थनीज ने अपने स्मरण में इस बात को बताते हैं, कहते हैं, उन्होंने बताया है यानी कि वर्णन किया है। देखिए अब इसके बाद बताया जा रहा है कि अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय शतुराणाम समृद्ध। मतलब इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक जो थे उनके समय में बहुत ही समृद्धि थी, यानी कि बहुत ही अच्छा रहा। तो यहाँ एक बात और ध्यान में रखना है, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है पाटलिग्राम के नाम से था पहले स्थित, तो इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, VVI प्रश्न है, यानी कि बोर्ड में हमेशा पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। यह प्रश्न होता है कि पाटलिपुत्र यानी कि पाटना के बारे में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। तो पाटना के बारे में भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह पाटलिग्राम यानी कि पाटना एक दिन महानगर होगा, लेकिन कलह से, आग के और बाढ़ के भय से हमेशा पीड़ित रहेगा। ठीक है। इसलिए इस प्रश्न को ध्यान देंगे आप लोग, निश्चित रूप से याद रखेंगे। अब इसके बाद बताया गया है कि बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्य मीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। इसका मतलब हुआ कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र के प्राचीन सरस्वती परंपरा भी रहा है, जिस परंपरा के बारे में राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में उन्होंने उस सरस्वती परंपरा का बहुत ही आदर से स्मरण किया है, बताया है। तो आप इस पर याद रखेंगे, बहुत ही सोचने की बात है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। स्वकाव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है वह किसकी रचना है, तो राजशेखर की। या ऐसे पूछे जाते हैं कि राजशेखर की रचना कौन है, तो यह राजशेखर की रचना उनके ग्रंथ का नाम जो है स्वकाव्य मीमांसा। ठीक है। तो उन्होंने अपने उस ग्रंथ में शिक्षा के जो प्रमुख स्तर होते हैं उनके बारे में क्या कहा था, तो बताया गया है अत्रो वर्षाणी पाणिनि पिंगलवाही ब्याड़ी वर रुचि पतंजलि इह परीक्षात ख्यातिम पूज्यमु। कहने का मतलब है कि यहीं से, अत्रो का मतलब होता है यहीं से, उपवर्ष यानी कि आने वाले वर्ष में जो है, यानी कि उस समय की बात है जिस समय सरस्वती परंपरा रहा है इस पाटलिपुत्र में, उन्होंने कहा कि पाणिनि जैसे जो महान विद्वान है, पिंगल जैसे विद्वान, वर रुचि,
पतंजलि जैसे विद्वान ने यहाँ अध्ययन करके अपना प्रसिद्धि प्राप्त की है, यानी कि उन लोगों को ख्याति पटना से ही मिली है। तो इतने इतने बड़े बड़े विद्वान जो इस पटना से शिक्षा ग्रहण करके उन्होंने अपना नाम कमाया, अपना प्रसिद्धि कमाया, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए। ये तो बहुत ही गौरव की बात है और इसी के कारण जो है पटना अपने आप में एक बहुत ही गौरवान्वित है और महत्वपूर्ण रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ बताया गया है कि कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नाम अंतरणम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कुछ प्राचीन यानी कि पुराना संस्कृत ग्रंथेषु यानी कि कुछ पुराने ग्रंथ संस्कृत ग्रंथों में, संस्कृत ग्रंथ जैसे कि पुराण होते हैं, पुराण में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर कुसुमपुर प्राप्त होता है यानी कि मिलता है। ऐसे लगता है कि पता चलता है उस ग्रंथ को पढ़ने से कि इस पाटलिपुत्र का नाम जो था पहले पुष्पपुर और कुसुमपुर था, लेकिन ये भी कारण इसमें बताया गया कि किस कारण ऐसा नाम पड़ा होगा या था। तो आगे बताया गया है कि अनेन ज्ञायते यत्र नगरस्य समीपे पुष्पाणाम बहुलम उत्पादनम भवति स्म। मतलब ऐसे जाना जाता है कि यहाँ नगर के नजदीक पुष्पों का उत्पादन, बहुत पुष्पों का उत्पादन होता था, तो शायद उसी के वजह से यहाँ इस पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर मिलता है। तो इसका वर्णन किसमें, यानी कि पुराण इत्यादि संस्कृत ग्रंथ में ऐसे बात मिलते हैं। तो इस बात से हम लोगों ने क्या जाना कि इस पाटलिपुत्र का जो है नाम पहले पाटलिग्राम, उसके बाद पाटलिपुत्र और पुष्पपुर और कुसुमपुर, इतना। अब इसके आगे और भी हम लोगों को जानना है कि क्या क्या है इसके बारे में पढ़ने के लिए, जानने के लिए। तो फिर बताया गया है कि पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित तत्र, यानी पाटलिपुत्रम मिति शब्दों अपि, पाटलिपुत्रम मिति शब्दों अपि पटल पुष्पानाम पुतलिक का रचनाम आश्रित प्रचलित। कहने का मतलब है पाटलिपुत्र शब्द भी पटल पुष्पा नाम पुतलिक एक रचना है जिसमें उसी से आश्रित, उसी से संबंधित या प्रचलित लग रहा है। शायद पटल पुष्पा नाम भी उसी से ये रिलेटेड है। रत्नकाल यानी कि रत्नकाल में, रत्नकाल के नगर अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित तत्र सर्वे जना आनंद मग्न अभूव। इसका मतलब देखिए बहुत ही सटीक यहाँ पे बताया गया है कि गुप्त वंश शासन काल में अतीव यानी कि बहुत ही अधिक प्रचलित, क्या, तो उस नगर में कौमुदी महोत्सव का एक महान समारोह का आयोजन होता था। किसके काल में, तो ये गुप्त वंश शासन के काल में। तो गुप्त वंश कौन थे, तो एक शासक थे, ठीक है। तो उनके शासन काल में ये कौमुदी महोत्सव का समारोह एक महान समारोह के रूप में आयोजन होता था, जिस समारोह के आयोजन में ये जो है लोग भाग लेकर के आनंद मग्न हो जाते थे, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर बताया गया है कि संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। मतलब जो समारोह दुर्गा पूजा के अवसर पर देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद अगले पैराग्राफ में हम देखते हैं, हम लोग इस अगले पैराग्राफ के तरफ चलते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक बार इस बात को और आग्रह करता हूँ कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं पढ़ाऊँगा उस समय आप लोग बुक अपने साथ लेकर रखेंगे और उसके माध्यम से इस सेंटेंस बाय सेंटेंस मिलाते चलेंगे तो और ही आसान होगा पढ़ने में, समझने में और कंसेप्ट मजबूत होगा, ठीक है। देखिए
यहाँ बताया गया है कि काल चक्रवशात यद्यपि मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम अभवत। इसका मतलब हुआ, यहाँ शब्द इंपॉर्टेंट है, काल चक्र वशात का मतलब हुआ समय परिवर्तन के साथ। इस शब्द को ध्यान देंगे, काल चक्र वशात का मतलब होता है समय परिवर्तन के साथ। यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र जो है हजारों वर्ष तक जीर्णाजीर्ण रहा, यानी कि उसकी जो व्यवस्था थी, जो रक्षा थी, जो विकास होने का जो अवधि वह ज्यों कहते स्थगित रहा, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। इसका संकेत, किसका संकेत? जो बताया गया है कि 1000 वर्ष तक मध्यकाल में पटना जीर्णाजीर्ण रहा है, यानी कि उस स्थगित रहा, उसमें कोई विकास नहीं हुआ है, उसका संकेत आपको अनेक साहित्य ग्रंथ में और मुद्रा राक्षस एक ग्रंथ है उसमें भी मिलता है। ठीक है, मुगल वंश शासन काले मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्वारा जाता। और ये मध्यकाल के बाद जो है ये बात आई है कि मुगल वंश का जब बारी आया तो मुगल वंश के काल में इस नगर का उद्धार हुआ, यानी कि वह विकास के क्षेत्र में कदम अपना आगे बढ़ाया। ठीक, फिर आगे बताया जा रहा है कि अंगल शासन काले, ध्यान देंगे, अंगल शासन काले यानी कि अंग्रेज शासन, जब अंग्रेज की बारी थी उसको बोलते हैं अंगल शासन, यानी कि अंग्रेज शासन के समय पाटलिपुत्र से शतुराणाम विकासो जाता का मतलब हुआ कि अंग्रेज शासन काल में पाटलिपुत्र का तो विकास और अधिक हुआ, यानी कि उसके समय में, अंग्रेज शासन के समय में और ज्यादा से ज्यादा विकास हुआ पटना का। फिर यहाँ पर बताया गया है कि नगर मिदम मध्यकाले एवं पटनेति नामना प्रसिद्धम अगात। मध्यकाल में ही यह नगर पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ध्यान देंगे, बहुत ही ऑब्जेक्टिव ये महत्वपूर्ण बात है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस काल में पटना का नाम जो है, पाटलिपुत्र का नाम पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल में ही हम बोलेंगे। ठीक है, अयम च शब्द पतनमिति शब्दात निर्गत। ये पटना शब्द जो है पतन शब्द से निकला है, शब्दात यानी कि शब्द से, निर्गत यानी कि निकला है। ठीक है, तो यहाँ बोला गया कि अयम च शब्द, कौन शब्द? पटना शब्द पतन शब्द से निकला है। अब देखिए, यहाँ बताया गया है कि नगरस्य पालिका देवी पटन देवी यद्यपि पूज्यते। इस नगर की पालिका देवी पटन देवी के नाम से भी पूजी जाती है। यहाँ पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि पटना नगर की देवी किस नाम से पूजी जाती है, तो पटन देवी के नाम से पूजी जाती है। इसके बाद फिर बताया गया है संप्रति। संप्रति का मतलब होता है वर्तमान। क्या होता है? वर्तमान, यानी कि जो अभी के समय में जो स्थिति चल रहा है उस पीरियड की बात है कि संप्रति पाटलिपुत्रम अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी चास्ति। और ये वर्तमान में पाटलिपुत्र यानी कि पटना नगर बहुत ही विशाल और इसके साथ साथ बिहार की राजधानी है। अनुदिन नगरस्य विस्तार भवति, और दिन पर दिन इस नगर का विस्तार हो रहा है। दिन पर दिन उस नगर का विस्तार यानी कि वो नगर बढ़ रहा है, उसमें विकास भी हो रहा है, तरह तरह के और सारे बहुत कुछ महत्वपूर्ण जो मानव के लिए उपयोगी हो उस सब का जो है वहाँ पे व्यवस्था किया जा रहा है, और उसकी जो रक्षा जो होता है, शोभा जो होता है और अति उत्तम बनाया जा रहा है। फिर आगे हम देखेंगे कि अस्यो उत्तरस्या, अस्यो यानी कि इसके, और उत्तरस्या का मतलब उत्तर, यानी कि इसके उत्तर में, किसके उत्तर में? पटना के उत्तर में
उत्तर दिशी गंगा यानी कि उत्तर दिशी गंगा नदी प्रवहती। इसका मतलब हुआ कि पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है यानी कि बहती है। ठीक है। उसके बाद देखिए, तस्य उपरि गांधी सेतुर नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु कियच् रेलयान सेतुर अपि निर्माणयो मानव वर्त्यते। इसका मतलब ये हुआ कि तस्या यानी कि उस नदी के ऊपर यानी कि ऊपर गांधी सेतु नाम का जो पुल है, जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सड़क पुल माना जाता है। ये आपको जीके में भी बताया गया और इस बुक में भी बताया जा रहा है कि जो उस गंगा नदी के ऊपर जो गांधी सेतु है, सेतु का मतलब होता है पुल, वह एशिया का सबसे बड़ा सड़क पुल है। ठीक है। और कुछ रेल पुल का भी निर्माण है। सड़क पुल तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ रेल पुल का भी निर्माण है। देखिए, इसके बाद बताया गया कि नगर अस्मिन उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब होता है उत्तम, जो सबसे अच्छा हो, उसमें व्यवस्था बहुत अच्छी हो। तो नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडल, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यादि दर्शनीय संति। इसका मतलब हुआ कि इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय जिसको हम लोग हाई कोर्ट कहते हैं, सचिवालय, गोलगृहम यानी कि गोलघर, तारामंडल, ये सब जो है दर्शनीय स्थल है। जैविक उद्यान जिसको हम लोग चिड़ियाघर के नाम से जानते हैं। और इतना ही नहीं, मौर्य काल के अवशेष, मौर्य काल के समय के जो अवशेष हैं, जो उन समय के देखने और समझने जो वस्तुएं हैं, वो सारा का सारा, और महावीर मंदिर, ये सब दर्शनीय है। ये सब सारे के सारे जगह, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडल, जैविक उद्यान और मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, ये सब दर्शनीय है। दर्शनीय शब्द का मतलब जो दर्शन करने योग्य हो उसे दर्शनीय कहते हैं। ये सारे के सारे जगह दर्शनीय है, यानी कि दर्शन करने योग्य है। देखिए, उसके बाद फिर बताया गया है कि प्राचीन पाटना नगरी। ये तो बहुत ही मजेदार बात है, ये धमाकेदार बात है कि आप लोगों को बहुत ही पॉइंट के साथ बताया जा रहा है कि प्राचीन पटना नगरी सिख संप्रदाय से पूजनीय स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानम गुरुद्वारे टी नामना प्रसिद्धम वर्तते। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह, सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल प्रसिद्ध है। पटना में ही उनका जन्म स्थल है, जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना में ही है, जो उनका जन्म स्थल गुरुद्वारा के नाम से प्रचलित है। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिण दर्शनम यानन्ति, यानी कि जहाँ पे देश के तीर्थ यात्री उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वे च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्ण। मतलब, और इस प्रकार से पाटलिपुत्र प्राचीन काल से यानी कि शुरू से और अभी तक विभिन्न क्षेत्रों में अपना वैभव धारण किए हुए है, और सभी के संकलित रूप के द्वारा ये संग्रहालय में दर्शन किए जाते हैं, देखने योग्य है। और इतना ही नहीं, यह पर्यटन के रूप में भी, पर्यटन मानचित्र के रूप में भी यह नगर जो है पटना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज जो है मैंने आप लोगों को ये पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के बारे में पढ़ाकर ये पटना के बारे में बताया। जो इतना सारा कुछ बताया, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और याद करेंगे, निश्चित रूप से इस
पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, आप बेहिचक आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। अब ये तो समाप्त हुआ। फिर अगले वीडियो के साथ मैं आऊँगा, तो इस ट्यूशन के तीसरे पार्ट को मैं पढ़ाऊँगा और आप लोग ध्यान से उसको पढ़ेंगे। लेकिन एक बात हमेशा मैं याद दिला देता हूँ कि जब भी आप लोग रखेंगे तो बुक के साथ रहिएगा, जुड़े रहिएगा, तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइन और शब्द के साथ मिलान होगा, आपका कंसेप्ट मजबूत होगा। और ये जो अभी के समय में जो स्टूडेंट यानी कि जो परीक्षार्थी यानी परीक्षा देने वाले, उनके साथ तो काफ़ी हेल्पफुल होगा ही, लेकिन इसके बाद आने वाले सेशन में भी जो छात्र पढ़ने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वे अभी से ही लग जाएंगे तो मैं दावा करता हूँ कि निश्चित रूप से उनको संस्कृत जो है बहुत आसान लगने लगेगा और पढ़ करके अपने आप में अच्छे से अच्छे, जो कहा जाता है ना कि 100% यानी कि 100% में 100% मार्क्स ना ला, वो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो पढ़ लेंगे तो वह अपना मार्क्स प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।